एक घंटे बाद युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। सीसीएस की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहने वाली हैं। सीसीएस मोदी सरकार की सबसे शक्तिशाली समिति है। जब से सीसीएस मीटिंग का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान का बीपी जरूर बढ़ गया है। इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर कोई नई दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। युद्ध पर नरेंद्र मोदी जो फैसला करेंगे, उसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो अपनी लाइन चुन ली है। पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिया है, चीन की तरफ खड़ा हो गया है। तुर्की और सऊदी अरब युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दी है, ईरान बिना शर्त सरेंडर करे अपने सारे हथियार सौंपे, वरना युद्ध बहुत भयंकर होगा। अभी ईरान के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। उल्टा ईरान अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। 4 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर दागी हैं। ईरान अमेरिकी बेस, फ्रांस के नेवल बेस, ब्रिटेन की बेस पर स्ट्राइक कर रहा है। आज रात फैसले की रात होने वाली है। इस वक्त पूरी दुनिया हर घंटे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से स्टेक्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, गल्फ पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो गया है। एक घंटे बाद भारत भी अहम फैसला लेने वाला है, और भारत क्या फैसला लेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और सबसे ज्यादा अगर इस फैसले को, इस सीसीएस की मीटिंग को कोई ध्यान से देख रहा है, तो वो है पाकिस्तान। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है। इजराइल, ईरान, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन, रूस, दुनिया के हर कोने में आग लगी हुई है। धमाके हो रहे हैं, जान जा रही है। हर मिनट दुनिया में कहीं ना कहीं धमाके हो रहे हैं। हर मिनट आसमान में मौत उड़ती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया के 15 देशों में इस वक्त युद्ध का सायरन बज रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जंग के मैदान में कूद चुका है। दुनिया की सबसे खतरनाक फौज वाला देश रूस पहले से जंग में है। दुनिया की सबसे नई ताकत यानी चीन की अब युद्ध में एंट्री होने वाली है। यह सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हमला कर रही है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स अटैक कर रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाज समंदर से आग बरसा रहे हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? अब आगे वर्ल्ड वॉर है। पहला विश्व युद्ध भी एक गोली से शुरू हुआ था, फिर पूरी दुनिया में करोड़ों गोलियां चली थी, करोड़ों जान गई थी। दूसरा विश्व युद्ध भी एक सनक से शुरू हुआ था, फिर पूरी दुनिया में बर्बादी तबाही मची थी। तीसरा विश्व युद्ध, पहले दोनों युद्ध से सबसे ज्यादा विध्वंसक होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एटम बम से खत्म हुई थी। थर्ड वर्ल्ड वॉर एटम बम से दुनिया खत्म हो सकती है। दुनिया इस वक्त सबसे नाजुक, सबसे एटॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, दुनिया में इस वक्त कोई भी देश, कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। दुनिया के सबसे सेफ माने जाने वाले शहर दुबई में आसमान से आफत बरस रही है। लेकिन इसमें आगे जो होने वाला है, वो आगे का दृश्यम है, वो अंत दिखाता है। ईरान जंग को आम लोग इजराइल प्लस अमेरिका बनाम ईरान देख रहे हैं, लेकिन वॉर थिंक टैंक का देखने का नजरिया एकदम अलग है। उनके मुताबिक चीन की पावर को ये सेकंड चैलेंज है। वेनेजुएला की डिफेंस की जिम्मेदारी चीन ने ली थी। वेनेजुएला को मॉडर्न हथियार चीन ने दिए थे। ईरान को भी अमेरिका से लड़ने वाले हथियार चीन ने दिए थे। हथियार तो दिए ना चाइना ने और रशिया ने। ईरान के पास अपने हथियार तो है नहीं जी। तो हथियार तो दिए हैं और अब साथ साथ देते भी जाएंगे वो। और हाल ही में उन्होंने बहुत से जहाज आए हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स कैरिंग वेपन्स, मिसाइल्स और अदर वेपन्स, तो वो तो है ईरान के पास। हाँ। मगर क्या वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? क्या वो चल नहीं रहे हैं? क्या ये चलाना नहीं चाह रहे हैं इसको?
इनकी अभी भी उम्मीद है कि कोई बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन हो सकती है। तो अब ये है कि रशिया और चाइना, आप देख लें, चाइना का बयान ही आया ना कि दे कंडेम दिस, और रशिया भी यही करेगा कि मगर रशिया का तो अपना प्रॉब्लम है ना, उन्होंने तो ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर एक मुल्क की सॉवरेनिटी तोड़ी हुई है, तो यहाँ भी अमेरिका इधर ईरान की कर रहा है। तो इस किस्म के मसले हैं इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वी हैव टू वेट एंड सी कि ईरान को बचाने वाला कोई नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी नो हेल्प कमिंग टू ईरान, एंड हम सब बैठ के देखते रह जाएंगे। ईरान को भी उसका वही हशर ये करने जा रहे हैं जो इन्होंने सीरिया का किया या उसके पहले इराक का किया, एंड सो ऑन। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर अटैक प्लान किया, उसने एक बार में पूरी दुनिया को चौंका दिया, हर किसी के दिल में डर बैठा दिया है। 1 मिनट में, सिर्फ 60 सेकंड में इजराइल ने ईरान के 40 टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया, ईरान की टॉप 2 लीडर्स की लेयर को राख में मिला दिया। ये हमला रात के अंधेरे में नहीं हुआ, बल्कि दिन दहाड़े हुआ, सूरज की रोशनी में हुआ और एक पल में सब खत्म कर दिया। युद्ध लड़ने का तरीका बदल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन पावर दुनिया को दिखाई दी थी, लेकिन ईरान जंग में दुनिया ने पहली बार वॉर स्पीड देखी। युद्ध शुरू होते ही कैसे दुश्मन को तोड़ सकते हैं, ईरान इजराइल जंग में ये साफ नजर आ गया। इजराइल और ईरान के बीच में जॉर्डन, सीरिया, इराक पड़ते हैं। इजराइल और ईरान के बीच की एरियल दूरी 2100 किलोमीटर है, यानी इजरायली फाइटर प्लेन को ईरान पर हमला करने के लिए 2100 किलोमीटर का फासला तय करना था। इतना वक्त जंग के लिए बहुत होता है। इसलिए ईरान ने इराक बॉर्डर के पास अंडरग्राउंड बंकर में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे। इराक बॉर्डर के पास ईरान ने एंटी एयर डिफेंस मिसाइल की फैक्ट्री भी लगाई थी, ताकि जंग के वक्त सप्लाई में देर ना हो। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने ऐसा प्लान बनाया, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया, ऐसी युद्ध नीति को अपनाया जिसके बारे में ईरान ने सोचा तक नहीं था। इजराइल से एक साथ 200 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इसमें F-25, F-22, F-15 फाइटर्स थे, जिसमें रैम्पेज मिसाइल, डेलीला क्रूज मिसाइल लैस थी। ईरान पहुंचने से पहले इराक के ऊपर से इन मिसाइल से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ। समंदर से टॉम हॉक मिसाइल से ईरान पर हमला किया गया। जहां जहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको एक्टिव होने से पहले उड़ा दिया गया। ये ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने वाली ओरिजिनल फुटेज है। जैसे ईरान का पहला बैरियर टूटा, दुनिया की सबसे खतरनाक एयरफोर्स ने मिनटों में ईरान के सारे अड्डों को बर्बाद करना शुरू किया। इसके बाद इजरायल एयरफोर्स ने ईरान की सबसे बड़ी SS-65 एयर डिफेंस की फैक्ट्री को तबाह कर दिया। ईरान ने जहां जहां पर अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर बनाया था, ठीक वहां पर इजरायल ने बम गिराए। यह बमबारी का ओरिजिनल फुटेज है। ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधे अमेरिका तक पहुंच सके। इजरायल के पास आयरन डोम है, जो ईरान की मिसाइल को ट्रैक एंड हिट कर रही है। ऐसे में ईरान ने बौखलाकर मिडिल ईस्ट में आग लगाना शुरू कर दिया है। इस्लामिक मुल्कों में ही आग बरसानी शुरू कर दी है। जिन इस्लामिक देशों की बात ईरान करता था, वहां पर सबसे बड़ा हमला ईरान कर रहा है। ईरान के आसपास हर देश में ईरान हमला कर रहा है। जंग से पहले ईरान ने बड़े बड़े दावे किए थे, जैसे दावे, डायलॉग पाकिस्तान भी मारता है, लेकिन ईरान ये जंग हार रहा है। ये सच ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान को भी समझ में आने लगा है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोई वार्म अप नहीं है, तो ईरान क्यों कह रहा है कि वार्म अप है?
हमें तो ईरान कहता था कि हम बारिश कर देंगे मिसाइल्स की, तो अभी तक तो वो बारिश नजर नहीं आई। और अगर 2-3 मिसाइल्स इधर उधर गिरी हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ। और फिर उधर से हमें ये भी पता चल रहा है कि जॉर्डन वाले कहते हैं कि हमने 1-2 मिसाइल गिराई हैं इनकी। इजराइल कहता है हमारा डोम कामयाब है, हमने भी उनकी मिसाइल्स गिरा रहे हैं। तो अभी मुझे उतना नुकसान नजर नहीं आ रहा ईरान की काउंटर अटैक में। तो इसलिए आई एम कंसर्न कि क्या ईरान खड़ा हो भी सकेगा कि नहीं। क्या जो उनके लॉन्ग टॉल क्लेम्स थे कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, और अभी भी कर रहे हैं, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हम अभी वार्म अप कर रहे हैं। अरे भाई, वार्म अप किस चीज का? जब आपके ऊपर अटैक आई थी तो उस वक्त जितने भी बटन थे आपको दबा देने चाहिए, आपने नहीं दबाए। और ये क्या बात हुई कि आप अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वहां से इवैक्यूएशन हो चुकी है। ईरान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जिस तरह से इजरायल ने ईरान पर सटीक हमला किया, इसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को डरा दिया है। ईरान की तरह पाकिस्तान के पास भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन मिसाइल ने चाइनीज सिस्टम को तबाह कर दिया था। जितने ईरान पर बम गिर रहे थे, उतना डर पाकिस्तान का बढ़ रहा था। इंडिया ने भी अटैक कर दिया तो हम ईस्ट और वेस्ट दोनों साइडों पे क्या बैक वक्त ये मार्का लड़ सकते हैं? बिल्कुल, हमारी कैपेबिलिटी भी है और हम माइंडफुल भी हैं। जब वेस्ट की तरफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो इसका मतलब ये थोड़ी था एट द कॉस्ट ऑफ ईस्ट तो नहीं हुआ था वो ऑपरेशन, और ना होगा ऐसा, और ना हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई अंडर एस्टिमेट किया गया और ये किसी ने समझा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, तो वो मेरा ख्याल अगेन 8 महीने के अंदर ही दोबारा मिसलेड होंगे सारी सिचुएशन को और मिसरीड करेंगे। जैसा हाल ईरान का हुआ है, वैसा हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। ईरान पर 2 देशों ने मिलकर हमला किया, वैसे ही हाल पाकिस्तान का भी होने वाला है। पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। तालिबान पर पाकिस्तान ने जंग थोपी थी, लेकिन अब तालिबान के बदले से पाकिस्तान थर्रा गया है और उसको यही लग रहा है कि अगर ईस्टर्न बॉर्डर से इंडियन आर्मी आ गई तो फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने पक्के हैं। पाकिस्तान अब तक अमेरिका कर रहा था। मुनीर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा था, लेकिन आज उसी मुनीर के ऑर्डर पर अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया गया। मुनीर समझ चुका है ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है और मुनीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के 80% हथियार चाइनीज हैं। चाइनीज हथियार एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं। चीन ने पिछले 50 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा। चाइनीज फौज में हर मौजूद जनरल से लेकर सैनिक, हर किसी को रियल वॉर का अनुभव नहीं है। चीन के भरोसे दुनिया में 3 मुल्क किसी से भी लड़ने का जज्बा दिखाते थे। एक वेनेजुएला जो 1 घंटे में अमेरिका से हार गया, दूसरा ईरान जिसने जंग शुरू होते ही अपने सबसे बड़े लीडर को खो दिया, तीसरा पाकिस्तान जिसने चीन के भरोसे इंडिया से लड़ने की जरूरत की थी। चीन ना वेनेजुएला को बचाने आया, ना ईरान के लिए आया, ना पाकिस्तान के लिए आएगा। अब खामनाई को भी नहीं बचा सके रशियन और चाइनीज, तो फिर दुनिया में कौन रशियन और चाइनीज के साथ चलेगा? जो उनके साथ चलता है वो उसको बचा तो नहीं सकते हैं। वो तो वीक एलाई के तौर पर रशिया और चाइना को अब देखा जाएगा। बहुत आपने प्रोफाउंड बात की है। तमाम दुनिया अजीब अजीब बातें करती है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और चाइना और रूस जो है वो इफेक्टिव हैं। मिलिटरीली चाइना और रूस की इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल जीरो वैल्यू है। मिलिटरीली जो स्काइज हैं और दुनिया है वो यूनिपोलर है और अमेरिकन डोमिनेंस है, टोटल अमेरिकन डोमिनेंस है दुनिया में मिलिट्री पावर में। चाइना अपनी उस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में और दुनिया की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की वजह से इन्वॉल्व नहीं होता मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में। चीन अपने एरिया से दूर मिडिल ईस्ट में या लैटिन अमेरिका में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, स्टेट्स की मदद कर देता है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो मिलिटरीली इंटरवीन नहीं करता। तो फिर दुनिया में कौन चलेगा चीन और रूस के साथ? इसके बाद तो इनके तहादी खत्म नहीं हो जाएंगे लोग। कोई मुल्क इन पर बैंक नहीं करेगा, कोई रजीम इन पर बैंक नहीं करेगी।
ये बात आसिम मुनीर को समझ में आ गई है। मुनीर चीन को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, लेकिन चीन सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जंग नए हथियारों, सही युद्ध नीति से जीते जाते हैं। ये एक बार ईरान जंग में फिर साबित हुआ। इस जंग में अमेरिका ने ऐसे हथियार लॉन्च किए जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लुका ड्रोन का इस्तेमाल किया। लुका नई पीढ़ी का अटैक ड्रोन है जिसकी कीमत $35,000 है, जो बाकी ड्रोन के मुकाबले बहुत सस्ता है। और सबसे बड़ी बात, इसको रेडार में पकड़ना बहुत मुश्किल है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर लुका ड्रोन से जबरदस्त वार किया। ईरान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका ने लुका ड्रोन से ईरान पर हमला जरूर किया, लेकिन चौंकाया चीन को। चीन को लगता है कि वो नई मिलिट्री पावर है, लेकिन ईरान जंग उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। ये ऐसा वक्त है जिसमें शी जिनपिंग अगर कुछ नहीं करते, बिल्कुल शांत रहते हैं, तो उनकी वर्ल्ड इमेज को जबरदस्त झटका लगेगा। चीन पर कोई दूसरा मुल्क भरोसा नहीं करेगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म मान लिया जाएगा। चीन का ताइवान पर दावा भी हवा हवाई रह जाएगा और ट्रंप को वन मैन सुपर पावर मान लिया जाएगा। ऐसा हुआ तो चीन का मार्केट, चीन की डिफेंस इंडस्ट्री सब क्रैश करने लगेगी, तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन अगर जिनपिंग ने कोई ऑर्डर दिया तो वर्ल्ड वॉर की नौबत आ जाएगी। वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, क्योंकि चीन अगर युद्ध में उतरेगा तो सबसे पहले उसका टारगेट ताइवान होगा। ताइवान पर हमला यानी अमेरिका से सीधी जंग। दुनिया की दो सुपर पावर सीधे सीधे आमने सामने आ जाएंगे। एक तरफ अमेरिका होगा, एक तरफ चीन, एक तरफ ट्रंप होंगे, एक तरफ जिनपिंग होंगे, और फिर शंखनाद होगा वर्ल्ड वॉर 3 का। अगर जिनपिंग जंग में उतरेंगे तो उनका साथ देने सबसे पहले किम जोंग आएंगे, क्योंकि ईरान की तबाही में नॉर्थ कोरिया का दर्द भी छिपा है। ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने में नॉर्थ कोरिया का भी नाम आता है। ऐसा दावा किया जाता है खामेनेई को परमाणु तकनीक किम जोंग दे रहे थे। चीन खुद सीधे सामने नहीं आ सकता था, इसलिए उसने नॉर्थ कोरिया को आगे किया था। ईरान की डायरेक्ट हार में जिनपिंग और किम जोंग की इनडायरेक्ट हार होगी, और तानाशाह कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया उस पर हंसे। चीन अगर अमेरिका से लड़ने जंग में भी उतरता है तो वो कभी पहले न्यूक्लियर बम नहीं चलाएगा, एटम बम का बटन अमेरिका भी नहीं चलाएगा, क्योंकि दोनों के पास इतने बम हैं जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन किम जोंग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसकी गारंटी खुद किम जोंग नहीं ले सकता है। नॉर्थ कोरिया के जंग में उतरते ही सबसे पहले साउथ कोरिया जंग का ऐलान कर देगा। साउथ कोरिया में अमेरिकी सेना है जिसने किम जोंग से बचाने की गारंटी दी है। लेकिन किम जोंग को हार पसंद नहीं, हारता किम किल बटन दबा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का कोई देश अपने आप को जंग से दूर नहीं रख पाएगा। अमेरिका से लेकर चीन तक पूरे ग्लोबल मैप में आग लगेगी, करोड़ों जान जाएगी, दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। ईरान में जो जंग शुरू हुई है उसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युद्ध के नए फ्रंट अब खुलेंगे। क्या अगला फ्रंट पाकिस्तान का होगा, ये डर मुनीर को सबसे ज्यादा लग रहा है।